चलिए, तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे। आपके पास यहाँ पर लिथियम का परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 हुआ करता है। तो क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 है, मतलब नाभिक में 3 प्रोटॉन उपस्थित हैं। चूंकि यह उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 रहेगी। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। अगर हम लिथियम के परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोश में उपस्थित है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और लिथियम आयन का निर्माण होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और 3 प्रोटॉन होंगे। तो धनावेशित कण ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इसके ऊपर धनावेश उत्पन्न होगा। जो ऊर्जा हमें इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी है, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहा करते हैं, जिसे हम डेल्टा एच आई से भी प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हमने ऊर्जा दी है, ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, इसलिए डेल्टा एच का जो साइन रहेगा, चिन्ह रहेगा, वह धनात्मक होगा। इसका मात्रक सामान्यतः किलोजूल पर मोल हुआ करता है। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा ऊर्जा का अवशोषण होता है, डेल्टा एच हमेशा धनात्मक होता है। इसके विपरीत अगर हम लिथियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का योग करें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना चाहें, तो यहाँ पर जैसे यह लाल रंग से मैंने जो इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर रखा है, इसे हम इस लिथियम के उदासीन परमाणु में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में जाकर के जुड़ेगा यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है, इसे आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण अनुभव होगा और साथ ही साथ नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों से आकर्षण अनुभव होगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन 3 है लेकिन आंतरिक कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वह 2 है, तो कुल मिलाकर के इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से आकर्षण अनुभव होगा। और क्योंकि इस प्रक्रम में या इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षण अनुभव हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और जो ये ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा बोला करते हैं। इसे डेल्टा एच ईजी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रक्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है, इसलिए डेल्टा एच का जो साइन रहेगा वह ऋणात्मक रहेगा। इसका भी मात्रक सामान्यतः किलोजूल पर मोल हुआ करता है। तो हम बोल सकते हैं कि सामान्य तौर पर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के दौरान ऊर्जा का अवशोषण होता है, डेल्टा एच धनात्मक होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो योग है वो सामान्य तौर पर ऊर्जा के उत्सर्जन से संबंधित होता है। यहाँ पर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा करते हैं। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कोई परमाणु, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही ज्यादा रहेगी और जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रहेगी उतनी ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। मतलब जो डेल्टा एच का मान है वह नेगेटिव साइन में ज्यादा रहेगा, ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। एक और उदाहरण हम समझते हैं नियोन का, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 हुआ करता है। तो 10 प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित है और कोशों में पहले और दूसरे कोश में कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की कोशिश करें, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नियोन, तो कुछ इस तरह से नियोन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से दिखेगा। हमें जो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है वह तीसरे कोश में जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो एक सिंपल से तरीके से हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर Z जो कि आपके पास में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के आवेश के बराबर रहेगा, तो 10 प्रोटॉन के ऊपर +10 हमने आवेश मान लिया और S मतलब शील्डिंग या आवरण प्रभाव उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉन, जो कि कितने हैं यहाँ पर आंतरिक कोश में हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो +10 -10, तो यह आ जाता है 0। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से कोई आकर्षण अनुभव नहीं होगा। वो क्योंकि आकर्षण अनुभव नहीं होगा, तो यहाँ पर इस प्रक्रम में किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा मतलब नियोन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता है। अभी हमने समझा था
कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा होता है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी ज्यादा है। जब यहाँ पर कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी नियोन में नहीं है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा करते हैं। तो नियोन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचें कि हमें यह इलेक्ट्रॉन नियोन में जोड़ना ही है, इस इलेक्ट्रॉन का योग कराना ही है, तो क्योंकि नियोन के पास तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है नहीं, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को बलपूर्वक इस नियोन के परमाणु में जोड़ना पड़ेगा। बलपूर्वक जोड़ना पड़ेगा मतलब हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऊर्जा का अगर अवशोषण हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाएगा। और क्योंकि नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पहले से ही पूर्ण अष्टक वाला विन्यास है, यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो अक्रिय गैसेस या उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक हुआ करता है। और क्योंकि सामान्य तौर पर इनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इनके लिए 0 बोला जाता है। तो हम यहाँ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या जिनका प्रभावी नाभिकीय आवेश 0 होता है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको अगर कोई नाभिकीय आवेश अनुभव नहीं हो रहा है, तो इस तरह के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 और उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो अक्रिय गैसेस होती हैं वो सामान्य स्थितियों में अक्रियाशील होती हैं। तो उत्कृष्ट गैसों या अक्रिय गैसों की अक्रियाशीलता का एक कारण हम यहाँ से यह समझ सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वह अत्यधिक धनात्मक होता है। चलिए अब हम इस आवर्त में बात करते हैं। दूसरे आवर्त के तत्व यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन की अभी हमने बात की कि नियोन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और साथ ही साथ हमने जेड इफेक्टिव की बात की, प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात की कि जो जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक से कोई आकर्षण बल अनुभव नहीं हो रहा है। इस कारण से नियोन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम की बात करें जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, तो बेरिलियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने की हम बात करें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे वह 2p में प्रवेश करेगा। तो आप देखें बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसके नाभिक में 4 प्रोटॉन रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर 2p में जोड़ा है उसके लिए अगर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करें तो 4 प्रोटॉन मतलब +4 और यह 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के आवरण प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो +4 -4 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस 2p में आए हुए इलेक्ट्रॉन को कोई आकर्षण बल अनुभव नहीं होगा। इसके कारण यहाँ पर जेड इफेक्टिव का मान 0 हो जाएगा और हम बोलेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह 0 होगी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता 0। और अगर हम यह इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही चाहते हैं तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रम रहेगा जिसके लिए डेल्टा HEG का मान यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाएगा। तो लिथियम के लिए यह ऋणात्मक था, लेकिन बेरिलियम के लिए जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो धनात्मक रहेगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता की बात करेंगे तो वह 0 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बोरोन के लिए -27, कार्बन के लिए -122। यह ऋणात्मक साइन में यह बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जा रही। बोरोन से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी? कार्बन की। यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। फिर जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ वापस से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 हो गया है। इसके कारण को हम समझते हैं। तो n को हमें n- में परिवर्तित करना है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो यह 1s2 2s2 2p3 हुआ करता है। जब हम एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में ही प्रवेश करेगा। जब हम 2p3 को बनाते हैं तो यहाँ पर
उनके नियम के अनुसार हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो हम युग्मन कराएंगे। तो यह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया, जो हमने जोड़ा, ये यहाँ पर पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, जिसके कारण इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होने लगेगा और इस प्रतिकर्षण के कारण हम यह इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जोड़ पाते। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य हो गई। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही है, इस प्रतिकर्षण को हमें ओवरकम करना पड़ेगा और इसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी और ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसलिए यह प्रक्रम भी ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के लिए धनात्मक रहेगा। नियोन की हम बात कर चुके हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व के बारे में और इसके जेड इफेक्टिव के बारे में। तो जब हम दूसरे आवर्त की बात करते हैं तो बाईं से दाईं ओर जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। लेकिन कुछ तत्वों जैसे बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन, यहाँ पर जेड इफेक्टिव नियोन और बेरिलियम के केस में शून्य हो जाता है और नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है।